हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत का उच्चतम न्यायालय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है भारत का उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत में क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है। आप इसे याद रखें, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका है मतलब न्यायपालिका ना तो सेंटर की है ना ही स्टेट की है। ये क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें हमारे सर्वोच्च स्तर पे उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे हमारे उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय। तो इस तरह से एकीकृत न्यायपालिका है, जिसके शीर्ष पे कौन है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। ध्यान रखना, न्यायपालिका हमारे ना तो स्टेट की होती है ना ही सेंटर की होती है। बात करें संविधान में इसके उल्लेख की, तो भारत के संविधान के जो भाग 5, जिसमें हमारे संघ के बारे में बताया गया है, उसके अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। आप इसे याद रखें, कब से कब तक, 124 से 147 तक हमारे अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। फिर बात करें न्यायालय की परिभाषा, तो संविधान के अनुच्छेद 348 एक के अनुसार, या संविधान के अनुच्छेद 348 एक के अनुसार, जब तक संसद कानून के द्वारा जब तक संसद कानून के द्वारा या अन्यथा व्यवस्था न करे, हमारे सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। आप इसे याद रखें। न्यायालय की भाषा की बात करें, ये परिभाषा नहीं, न्यायालय की भाषा, तो भाषा की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 348 एक के अनुसार, जब तक संसद कानून के द्वारा ये या फिर अन्यथा कोई दूसरी व्यवस्था ना कर दे, सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्रवाई प्रोसीडिंग्स किस भाषा में होगी, केवल अंग्रेजी भाषा में होंगी। अब हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। सबसे पहले उसके उद्घाटन की बात करें, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को था। कब? 28 जनवरी 1950 को हमारे सर्वोच्च न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन हुआ था। बात करें इसका किसका स्थान दिया इसने, तो इससे पहले ब्रिटिश काल में भारत का सबसे बड़ा न्यायालय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट से पहले कौन था, हमारी ब्रिटिश काल में भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन हुआ करता था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हमारे 1937 में हुई थी। लेकिन इसके फैसलों के खिलाफ लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। मतलब ये सर्वोच्च नहीं हुआ करता था, मतलब फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सर्वोच्च नहीं हुआ करता था। इसके खिलाफ भी, मतलब इसके खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती थी, लंदन की प्रिवी काउंसिल में। फिर 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस दोनों दोनों की बात करें, फेडरल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल दोनों का स्थान ले लिया और भारत की सर्वोच्च अपीलीय अदालत बन गया हमारे सुप्रीम कोर्ट। अब हम देखेंगे न्यायाधीशों की संख्या और वेतन, वो संख्या और वृद्धि की बात करें। वेतन की बात थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यायाधीशों की संख्या की बात करें, तो मूल संख्या की बात करें 1950 में, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो जब 1950 में संविधान लागू हुआ, तब अनुच्छेद 124 एक के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में कुल 8 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे? 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक तो हमारे मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। संसद के अधिकार की बात करें, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए, या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसे याद रखेंगे कि जब भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाली बात आती है, तो संविधान में संशोधन करने की या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। संसद केवल एक सामान्य कानून मतलब अधिनियम पारित करके इनकी संख्या को बढ़ा सकती है, जैसे वर्तमान में भी बढ़ाया गया है। वर्तमान संख्या की बात करें, तो समय समय पर संसद ने कार्यभार बढ़ने पर संख्या बढ़ाई है। तो जब भी संसद का, हमारे न्यायालय का कार्यभार बढ़ा है, वैसे वैसे हमारे क्या है, इनकी संख्या बढ़ाई जाती है। जैसे लेटेस्ट की बात करें, तो 11 अगस्त 2026 में, कब? 11 अगस्त 2026 में संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम पारित किया था, जिससे हमारे न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। जिसकी बात करें तो इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 37 अन्य न्यायाधीश हैं। और वर्तमान में ये संख्या लगभग कितने, हमारे टोटल कितने न्यायाधीश हो गए? 38 न्यायाधीश हो गए, जिसमें एक तो हमारा मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश। अब बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह होती है, तो उसके संबंध में जो जो विवाद हुए थे इनकी बात करें, और लास्ट में हमारे निकल के क्या है, कॉलेजियम प्रणाली विकसित हुई। तो इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 124 दो के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्या राष्ट्रपति क्या करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और उसके लिए वो क्या करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करता है। इसके लिए क्या करता है, भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई, और जो अन्य न्यायाधीश है उनसे परामर्श या कंसल्टेशन करता है। अब इसमें सबसे मोटी चीज क्या आ जाती है, परामर्श। इस परामर्श का मतलब क्या है?
तो इस परामर्श शब्द का मतलब क्या है? क्या राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है या नहीं? यदि हमारे सीजेआई और अन्य न्यायाधीश हमारे किसी किसी क्या राष्ट्रपति को सलाह दे देंगे, तो उनकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है या नहीं? इसी विवाद ने क्या किया, 3 जजेस केसेस, जो 3 जजों का केस हुआ था, उनकी बात करें, न्यायाधीशों का केस हुआ था, उसको जन्म दिया, जिससे हमारे कॉलेजियम प्रणाली का विकास हुआ था। ये सबसे बड़ा प्रश्न था कि राष्ट्रपति हमारे जजों की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है या नहीं? इससे हमारे 3 जजेस केसेस आए, जिसमें सबसे पहला केस आता कौन सा? प्रथम न्यायाधीशवाद, जिसे फर्स्ट जज केस कहते हैं, 1982 का। जो केस कौन सा था? एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। परामर्श का अर्थ क्या? सहमति नहीं है, केवल विचारों का आदान प्रदान होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति मतलब कार्यपालिका या फिर सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो 1982 में यही फैसला आया था, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति मतलब कार्यपालिका और सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। इस फैसले ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार मतलब कार्यपालिका को न्यायपालिका पर हावी कर दिया था। किसको? कार्यपालिका को न्यायपालिका पर हावी कर दिया था। फिर दूसरा जज केस की बात करें, द्वितीय न्यायाधीशवाद 1993 की। इसकी बात करें तो इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1982 के फैसले को पलट दिया था। क्या? 1982 के फैसले को पलट दिया और न्यायालय ने कहा परामर्श का अर्थ सहमति ही है। क्या? परामर्श का मतलब क्या? सहमति ही है, यानी कि सीजेआई की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग होगी। या सीजेआई की जो सलाह होगी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। और इसी से हमारे कॉलेजियम की शुरुआत होती है। तो न्यायालय ने कहा सीजीआई अकेले ये सलाह नहीं देगा, जो भी सलाह सीजीआई देगा वो सलाह मानना हमारे राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है और सीजीआई अपनी मन मर्जी से कोई भी सलाह नहीं देगा, मतलब अकेले कोई सलाह नहीं देगा। सीजीआई को क्या करना होगा? सीजीआई को हमारे सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह करनी होगी, यानी कि एक सीजीआई और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश मतलब 3 सदस्यों की एक संस्था बनी, जिसे कॉलेजियम कहा गया। वैसे तो कॉलेजियम उस समय नाम नहीं आया था, कॉलेजियम शब्द हमारे 1998 में आया था, लेकिन एक संस्था बनाई गई जिसमें हमारे एक तो सीजीआई है और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश है। कॉलेजियम का प्रयोग 1998 में हुआ था, लेकिन इसकी नींव तो हमारे 1993 में दूसरे जज केस में ही पड़ गई थी। इसमें होता हमारा वरिष्ठता का नियम। इसी मामले में न्यायाधीश ने यह अनिवार्य कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसे ही अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। और उसी समय ये चीज तय कर दी गई थी, जिसे वरिष्ठता का नियम कहते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा न्यायाधीशवाद या तीसरा जज केस की बात करें, जो 1998 में आता है, जो अभी हमने देखा था। इसी समय हमारे कॉलेजियम का नाम सामने आया था। उस समय के राष्ट्रपति थे हमारे के आर नारायण। तो के आर नारायण ने अनुच्छेद 143 जो अध्यादेश की शक्ति है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट से 193 के 1993 के फैसले को स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से क्या 1993 के फैसले को स्पष्ट करने के लिए कहा था कि राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट के सलाह देने की जो शक्ति है उसको स्पष्ट करने के लिए कहा था कि इसके बारे में हमें ठीक से बताओ। किसके तहत? अनुच्छेद 143 के तहत, जिसे इलू कानून भी कहते हैं। इलू अधीन अनुच्छेद भी कहते हैं। इलू अनुच्छेद का मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। 143 के तहत क्या राष्ट्रपति क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। हमारे अध्यादेश की शक्ति तो 123 के तहत है। कॉलेजियम के विस्तार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से कॉलेजियम के आकार को उस समय बढ़ा दिया। के आर नारायण ने जब पूछा तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कॉलेजियम के आकार को बढ़ा दिया। पहले तो ये होता था एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और 2 वरिष्ठतम सदस्य जो चीफ जस्टिस के अलावा थे। तो हमारे 3 सदस्यों की एक संस्था बनाई गई थी, जिसे बढ़ा के क्या किया गया कि अब क्या ये तय हुआ कि राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह एक तो मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई और 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश मतलब कुल मिला के 5 सदस्यों की संस्था के द्वारा दी जाएगी, जिसका नाम रखा उन्होंने कॉलेजियम। जो 5 सदस्यों की संस्था है उसका नाम क्या रखा उन्होंने? कॉलेजियम रखा। और इसमें क्या बहुमत का नियम लागू होगा। यदि इन 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों में से कोई भी 2 न्यायाधीश किसी नाम पर असहमत है, क्या 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों में से कोई भी 2 न्यायाधीश किसी नाम पर असहमत है, तो सीजीआई उस नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजेगा। और यदि भेजता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। आप इसे याद रखेंगे। सीजीआई ये बहुमत का नियम है। यदि 4 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनमें से 2 न्यायाधीश किसी भी नाम पर असहमत हैं, मतलब सहमत नहीं है, तो सीजेआई एक तो पहली बात तो राष्ट्रपति को उसको नाम नहीं भेजेगा। फिर भी सीजेआई यदि नाम भेज देता है तो राष्ट्रपति उस नाम को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मर्जी है मान तो ले, नहीं तो माने, कोई बात नहीं। अब देखेंगे हमारा मुख्य
न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता का उल्लंघन कई बार हुआ है? क्या जो वरिष्ठता का उल्लंघन कई बार हुआ उसकी बात करें तो कौन-कौन सी बार हुआ? तो आमतौर पे देखें तो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही सीजेआई बनाया जाता है। आमतौर पे देखें तो जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसे सीजेआई बनाया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार के समय 2 बार इस नियम का घोर उल्लंघन किया गया था। 2 बार क्या इस नियम का घोर उल्लंघन कन्वेंशन किया गया था। बात करें कब? 1973 में केशवानंद भारती केस के बाद। तो 1973 में सरकार के खिलाफ फैसला देने वाले 3 वरिष्ठ न्यायाधीश, एक तो जेएम शेलार, केएस हेगड़े और एएन ग्रोवर, ये 3 हमारे जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे, इनको दरकिनार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 1973 में इन्होंने इस सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। सरकार ने उनसे छोटे एएन रे को सीजेआई बना दिया था और इसके विरोध में तीनों के तीनों जजों ने क्या किया? उस समय इस्तीफा दे दिया था। तो पहला केस तो हमारा 1973 का था। दूसरा था 1977 का एडीएम जबलपुर केस। हमारे हेबियस कॉर्पस केस की बात करें तो आपातकाल के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को हनन को सही ठहराया, क्या आपातकाल के दौरान के जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मौलिक अधिकारों को जो हनन किया गया तो वो सही है, 4-1 से ये फैसला दिया। तो असहमति का फैसला क्या असहमति का फैसला देने वाले और सरकार के खिलाफ जाने वाले क्या असहमति का फैसला देने वाले और सरकार के खिलाफ जाने वाले एकमात्र न्यायाधीश थे हंसराज खन्ना। उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज कर दिया गया और सरकार ने क्या किया? एम एच बेग को सीजीआई बना दिया। तो 2 मामले ऐसे हैं जिसमें और वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया था। नहीं तो हमेशा वरिष्ठता के आधार पे हमारे क्या सीजीआई का की नियुक्ति की जाती है। और इन्हीं राजनीतिक हस्तक्षेपों को रोकने के लिए 1993 में दूसरे जज केस सेकंड जज केस या द्वितीय न्यायाधीश में वरिष्ठता का नियम को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया था। तो दूसरा जज केस था, इसको क्या है? कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया था। खास बात देखें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस हुआ था 1973 का। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बैठी थी, जिसमें टोटल कितने न्यायाधीश थे? उसमें टोटल हमारे 13 न्यायाधीश थे, आपसे याद रखेंगे। जिससे हमारे क्या मूल ढांचे का सिद्धांत सबके सामने आया था। अब हम देखेंगे जो कॉलेजियम की व्यवस्था है, इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की जाती है। इसकी आलोचना क्यों होती है उसकी बात करें तो क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो 1993 में मतलब दूसरे जज केस और 1998 में मतलब तीसरे जज केस के बाद भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा ही की जाने लगी। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? इस व्यवस्था की कई आधारों पर आलोचना होने लग गई थी। और कौन-कौन से आधार है जिसके आधार पर इनकी आलोचना होती थी? पहला आधार आता है पारदर्शिता का अभाव, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो कॉलेजियम क्या होती है? बंद कमरों में काम करता है। कॉलेजियम क्या करता है? बंद कमरों में काम करता है। किस न्यायाधीश का चयन क्यों किया गया और किसको क्यों खारिज किया गया, इसका कोई लिखित रिकॉर्ड या सार्वजनिक कारण नहीं दिया जाता कि हमें किसने किसकी वजह से किसको खारिज कर दिया गया और किसी का यदि चयन किया गया तो उसका चयन किस आधार पे किया गया, इसका कोई लिखित रिकॉर्ड या सार्वजनिक कारण नहीं होता है। फिर भाई भतीजावाद की बात करें, जैसे अंकल जज सिंड्रोम कहते हैं कि इस पे आरोप लगे हैं कि कॉलेज में बैठे जज क्या करते हैं? अपने रिश्तेदारों, जान पहचान वालों और अपने चहेते वकीलों को ही जज बना देते हैं। इसी वजह से देखा जाता है कि कई बार तो 3-3 पीढ़ियां हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जज बन के आ चुकी है, जिसमें दादा, बेटा और पोता तीनों के तीनों हमारे क्या जज बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। और कई बार तो किसी का नंबर ही नहीं आता। इसे अंकल जज सिंड्रोम कहते हैं। फिर प्रतिनिधित्व की कमी की बात करें, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और ऐसा माना गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ खास प्रभावशाली परिवारों का ही दबदबा रहता है। क्या? सुप्रीम कोर्ट में कुछ खास प्रभावशाली परिवारों का ही दबदबा है और देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जैसे हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक और महिलाएं उच्च न्यायपालिका में बहुत कम है। क्या? उच्च न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय में बहुत कम मतलब अंडर रिप्रेजेंटेड है। फिर लोकतांत्रिक जवाबदेही नहीं की बात करें तो दुनिया के किसी भी बड़े लोकतंत्र में क्या दुनिया के किसी भी बड़े लोकतंत्र में जज ही जजों की नियुक्ति नहीं करते। क्या जज अपॉइंटेड जज कि कोई सा भी हमारे लोकतंत्र देख लो, चाहे अमेरिका देख लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया देख लो, चाहे कनाडा देख लो, कहीं पे भी हमारे क्या जज ही जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वे जनता और सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रह जाते। इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है। इसी वजह से हमारी सरकार के द्वारा जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसके द्वारा हमारे 99वें संविधान संशोधन 2014 किया जाता है और हमारे एनजेसी का गठन किया जाता है। तो इन आलोचनाओं को दूर करने और न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका मतलब सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या इन आलोचनाओं को दूर करने और न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका मतलब सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसद ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 पारित किया। कि 99वां संविधान संशोधन 2014 पारित किया गया और इसके तहत अनुच्छेद 124 ए,
124 बी और 124 सी जोड़े गए और एक नई संस्था बनाई गई जिसे कहते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे शॉर्ट में कहेंगे एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का गठन किया गया। आप इसे याद रखेंगे। हमारे इसके तहत क्या हमारे एनजेसी का गठन किया गया। एनजेसी मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। अब इसका उद्देश्य क्या था गठन का, तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए सलाह देना। कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है उनकी नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए सलाह देना इसका उद्देश्य था। लागू होने की बात करें तो केंद्र सरकार ने 13 अप्रैल 2015 को इसे लागू कर दिया था। कब? 13 अप्रैल 2015 को इसे लागू कर दिया था। पर बात करें एनजेसी की संरचना की, तो एनजेसी में हमारे कितने 6 सदस्य हुआ करते थे। एनजेसी को इस तरह से बनाया गया था कि इसमें न्यायपालिका और सरकार मतलब कार्यपालिका दोनों का बराबर बराबर प्रभाव। अध्यक्ष की बात करें तो भारत का मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई इसका अध्यक्ष होगा एनजेसी का। सदस्य की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम सदस्य इसके सदस्य बनेंगे। यहाँ तक न्यायपालिका पलड़ा 3 सदस्यों का था। यहाँ तक देखें तो हमारे क्या न्यायपालिका पलड़ा कितना 3 सदस्यों का था। फिर इसके और सदस्य बनाए गए और सदस्य कौन था, भारत का केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री जो लॉ मिनिस्टर है, इस सरकार का प्रतिनिधि इसमें हुआ करता था एक सदस्य। और फिर बाकी के 2 अन्य सदस्यों की बात करें तो 2 प्रख्यात व्यक्ति एमिनेंट पर्सन इसमें लगते थे। कितने? 2 अन्य जो प्रख्यात व्यक्ति होते थे इसमें। और इन 2 में से कम एक व्यक्ति एससी, एसटी, ओबीसी या फिर अल्पसंख्यक या फिर महिला का होना अनिवार्य था। तो एस एनजेसी की संरचना हमने देख ली। गठन में सर अध्यक्ष तो हमारे सीजेआई होगा, 2 सदस्य हमारे वरिष्ठ न्यायाधीश, फिर बात करें हमारे केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, और 2 सदस्य हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक या फिर महिला का होना अनिवार्य है। उनमें से एक, 2 में से एक होना अनिवार्य है। फिर हमारी बात करें 2 प्रख्यात सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। तो 2 प्रख्यात सदस्यों की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जाएगी और इन 2 प्रख्यात व्यक्ति को चुनने के लिए एक अलग से 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसमें हमारे फिर से हमारे सीजेआई होगा, भारत का प्रधानमंत्री होगा और लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। तो 3 व्यक्ति होंगे कौन-कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री और हमारे कौन? लोकसभा में विपक्ष का नेता। नियम क्या कहता है? इन 2 प्रख्यात सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। क्या? इन 2 प्रख्यात सदस्यों का कार्यकाल कितना? 3 वर्ष का होगा और ये दोबारा नियुक्त नहीं हो पाएंगे, रीअपॉइंट कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारे प्रख्यात व्यक्ति को नियुक्ति की समिति के बारे में बताया। अब देखेंगे एनजेसी किस प्रकार से काम करेगी। एनजेसी की कार्यप्रणाली की बात करें तो एनजेसी का कोई भी निर्णय 5-1 के बहुमत से होना था। क्या 5-1 के बहुमत से होगा तभी कोई भी कार्य हो पाएगा। इसका मतलब था कि अगर कोई भी 2 सदस्य किसी नाम का विरोध करते हैं, मतलब कि 2 सदस्य के पास वीटो पावर आ जाए और 2 सदस्य किसी के नाम का विरोध कर दे, तो उस व्यक्ति को जज नहीं बनाया जा सकता। तो उस व्यक्ति को क्या जज नहीं बनाया जा सकता। अगर राष्ट्रपति एनजेसी की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दे, तो एनजेसी फिर से वही नाम भेजता है तो राष्ट्रपति को उसको मानना ही पड़ेगा। उस नाम को क्या राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। तो ये एनजेसी की कार्यप्रणाली थी। फिर एनजेसी को रद्द कर दिया गया। उसकी बात करें तो एनजेसी का रद्द करना मतलब सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन एनजेसी 2015। उसकी बात करें तो इसे भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला माना जाता है, जिसे हम ये कह सकते हैं चतुर्थ न्यायाधीश वाद या फोर्थ जज केस भी कह सकते हैं 2015 का। तो 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने पीठ ने 4-1 के बहुमत से 99वें संविधान संशोधन और एनजेसी अधिनियम को पूरी तरह से असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। क्या हमारे जो 16 अक्टूबर 2015 को इस अधिनियम को 99वें संविधान संशोधन अधिनियम था, इसको पूरी तरह से असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। इसी के साथ हमारे एनजेसी संस्था भी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कारण क्या बताया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एनजेसी में कानून मंत्री और 2 प्रख्यात व्यक्ति जिन्हें सरकार ही चुन रही है, तो 3 व्यक्ति हो गए। इनकी उपस्थिति से क्या होता है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में पड़ती है। एनजेसी में क्या कानून मंत्री और 2 प्रख्यात व्यक्ति हैं, इनमें क्या हमारी सरकार की भूमिका ज्यादा है, जिसकी वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है। चूंकि देखें तो स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। क्या स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। केशवानंद भारती के इसके अनुसार देखें तो इसलिए संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो इस ढांचे को नष्ट कर सके। जब बात करें इसके परिणाम की तो परिणाम ये हुआ एनजेसी को खत्म कर दिया गया और 1998 की जो पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था थी उसको दोबारा से लागू कर दिया गया, जिसमें हमारे 5 सदस्य हुआ करते थे। एक तो हमारा सीजेआई होता था, 4 अन्य वरिष्ठतम सदस्य हुआ करते थे। कॉलेजियम व्यवस्था उसी को वापस से लागू कर दिया गया। अब वर्तमान में देखें तो कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। तो शुरुआत हमने देखी थी 1993 में दूसरे जज केस में शुरू हुई थी और 1998 में तीसरे जज केस के बाद से इसे
वर्तमान स्वरूप मिल गया था। संवैधानिक स्थिति की बात करें तो भारत के मूल संविधान में या फिर किसी भी संशोधन में कोलिजियम शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। आप इसे याद रखेंगे। ना तो भारत के मूल संविधान में, ना ही किसी संशोधन में कोलिजियम शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में विकसित हुई प्रणाली है। ये क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनके द्वारा विकसित प्रणाली है। कार्य की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति मतलब जो कॉलेजियम व्यवस्था क्या कार्य करती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट करना और उच्च न्यायालय के जजों का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर करने का काम भी यही करते हैं। वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था की बात करें तो इसमें हमारे 5 सदस्य होते हैं। एक तो सीजेआई होता है, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। बात करें निर्णय प्रक्रिया की तो कॉलेजियम की सिफारिश राष्ट्रपति को तब तक नहीं भेजी जा सकती। क्या? कॉलेजियम की सिफारिश राष्ट्रपति को तब तक नहीं भेजी जा सकती जब तक 5 में से कम 4 जज उस पे सहमत ना हो जाए। अब हम देखेंगे हाई कोर्ट के कॉलेजियम में। क्या हाई कोर्ट के कॉलेजियम में उस हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। आप इसे याद रखें, जो हमारे 1993 की व्यवस्था थी वो हमारे हाई कोर्ट में हुआ करती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसमें हाई कोर्ट में एक तो हमारे मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का और 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। जबकि हमारे हाई कोर्ट का कॉलेजियम का आकार 1+2 होता है। जब बात करें सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में एक तो हमारे सीजेआई होता है भारत का और एक हमारे क्या होता है, 4 क्या होते हैं हमारे अन्य वरिष्ठतम जो जज होते हैं उनकी बात होती है। अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तुम्हारे क्वालिफिकेशंस की बात करें अनुच्छेद 124(3) में इसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ योग्यताएं अनिवार्य है। और वो योग्यताएं कौन-कौन सी है? पहली योग्यता होनी चाहिए नागरिकता की, मतलब वह भारत का नागरिक मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए अनुभव। 3 शर्तें होती है, 3 में से यदि कोई एक भी वो पूरी करता है तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह किसी एक या फिर एक से अधिक हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश या जज बन के रहा हो। कम से कम कितने? 5 वर्ष तक जज बन के रहा हो किसी भी एक हाई कोर्ट में या फिर एक से अधिक हाई कोर्ट में। लेकिन लगातार, क्या? इसमें लगातार शब्द महत्वपूर्ण है। लगातार बना हुआ होना चाहिए कम से कम कितना? 5 वर्ष तक। या फिर वो किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक वकील रहा हो मतलब एडवोकेट बन के रहा हो। इसमें भी लगातार शब्द है कि उसने वकालत छोड़ी ना हो, लगातार 10 साल तक उसने वकालत या फिर एडवोकेट का काम किया हो। या फिर वो राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत या प्रख्यात विधिवेत्ता मतलब डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। क्या? डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। तो संविधान निर्माताओं ने ये प्रावधान इसलिए रखा था डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का या प्रख्यात विधिवेत्ता का, ताकि किसी विद्वान प्रोफेसर या कानूनविद को सीधे जज बनाया जा सके। हालांकि आज तक इस प्रावधान के तहत किसी को भी जज नहीं बनाया गया, आप इसे याद रखेंगे। लेकिन हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। केवल सुप्रीम कोर्ट में ही ऐसा प्रावधान रखा गया है और इस प्रावधान के तहत आज तक किसी को भी जज नहीं बनाया गया है। बात करें न्यायाधीशों का कार्यकाल के टेन्योर ऑफ जजेस की बात करें तो अनुच्छेद 124(2) और 124(2)(a) में कार्यकाल और सेवानिवृत्ति का वर्णन किया गया, रिटायरमेंट का वर्णन किया गया है। बात करें रिटायरमेंट की एज की तो सुप्रीम कोर्ट का जज की बात करें तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पे बना रह सकता है। हाई कोर्ट की बात करें तो 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष की आयु तय की गई है। न्यूनतम आयु की बात करें तो संविधान में जज बनने के लिए कोई भी न्यूनतम आयु या मिनिमम एज निर्धारित नहीं की गई है। जैसे हमारे राष्ट्रपति के लिए 35 साल होती है वैसे जज के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती। निश्चित कार्यकाल की बात करें तो अमेरिका की तरह भारत में जजों का कार्यकाल आजीवन नहीं होता है। अमेरिका की तरह भारत में जजों का कार्यकाल क्या आजीवन नहीं होता, ना ही इसकी कोई निश्चित अवधि होती है जैसे 5 साल या 10 साल। वे बस 65 साल की उम्र तक काम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। संसद कानून बनाकर जजों की सेवानिवृत्ति आयु जैसे हाई कोर्ट में के जजों की 62 से 65 करने का प्रस्ताव तय कर सकती है। मतलब संसद इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है, रिटायरमेंट की एज है, उसको कभी भी चेंज कर सकती है। अब हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है, मतलब रिमूवल की बात करें जिसे महाभियोग भी कहते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए क्या, संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए और हमारे जजों के पद से हटाने की प्रक्रिया को बेहद जटिल बनाया है। किस लिए बनाया गया? ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि कोई भी सरकार आसानी से किसी जज को ना हटा पाए। और इसका उल्लेख किसमें किया गया? 124(4) में हमारे जजों को हटाने की प्रक्रिया मतलब महाभियोग का उल्लेख किया गया है। बात करें समान प्रक्रिया की तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के जज सबको हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी है। क्या सबको हटाने की प्रक्रिया एक जैसी है? चाहे हमारे जो भारत का
मुख्य न्यायाधीश हो जिसे सीजेआई कहते हैं, या फिर कोई अन्य न्यायाधीश, या फिर हमारा उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का कोई जज हो, सबको हटाने की प्रक्रिया सेम टू सेम है। उसको हटाने के लिए कोई अन्य प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हटाने के आधार की बात करें, ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल की बात करें, तो संविधान के अनुसार किसी भी जज को केवल 2 ही आधारों पे हटाया जा सकता है। क्या किसी भी जज को हमारे केवल 2 ही आधारों पे हटाया जा सकता है। एक तो होना चाहिए हमारे क्या सिद्ध कदाचार, एक तो क्या सिद्ध कदाचार मतलब प्रूव्ड मिसबिहेव, और दूसरा होता है अक्षमता मतलब इनकैपेसिटी। तो जब ये साबित हो जाए कि जज ने भ्रष्टाचार किया है या फिर अपने पद का दुरुपयोग किया गया है, इसका मतलब है सिद्ध कदाचार प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या फिर अक्षमता मतलब इनकैपेसिटी, या फिर जज जब जज शारीरिक या फिर मानसिक रूप से अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तो 2 ही ऐसे आधार है जिसके आधार पर हमारे जज के खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है। बात करें हटाने की प्रक्रिया की, इसके कुछ संसदीय चरण होते हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया हमारे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 या न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत काम करती है। तो इनकी हटाने की प्रक्रिया है। बात करें इस प्रक्रिया की शुरुआत की, प्रक्रिया की शुरुआत में हमारे क्या प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो जज को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, या तो हमारे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है। फिर प्रस्ताव की बात करें तो इसके लिए चाहिए न्यूनतम समर्थन। यदि ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पे होने चाहिए। यदि ये प्रस्ताव क्या लोकसभा में लाया जाता है तो उस प्रस्ताव पे कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और यदि ये राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, नहीं तो इसके बिना नहीं लाया जा सकता। बात करें अध्यक्ष और सभापति के निर्णय की, ये प्रस्ताव हमारे लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति को सौंपा जाता है, और उनके पास ऐसा अधिकार है कि सभापति और अध्यक्ष के पास क्या ऐसा अधिकार है कि वे इसे स्वीकार भी कर सकते हैं और इसे खारिज भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और यदि वो उसको स्वीकार कर लेते हैं तो बैठेगी हमारी जांच समिति, जांच समिति का गठन किया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोपी की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय हमारी समिति का गठन किया जाता है। और इस समिति में कौन कौन होते हैं, इसमें हमारे लोग होते हैं। क्या होते हैं, 3 लोग होते हैं। बात करें कौन कौन से 3 लोग, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यदि उसी के खिलाफ महाभियोग लगाया गया तो कोई भी अन्य जो वरिष्ठ जज है वो लग हो सकता है। ये हमारे क्या पहला व्यक्ति तो कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और उसी के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है तो कोई भी अन्य जो वरिष्ठ जज है वो हमारी समिति का सदस्य बन जाता है। दूसरा हमारा कौन होता है, देश के किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश में समिति का सदस्य बन सकता है। और एक होता है हमारा क्या प्रख्यात कानूनविद, जो डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होता है, वो हमारा तीसरा जज बनता है। तीसरा जज क्या तीसरा सदस्य बनता है समिति का। तो इस तरह हमारे 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है जो हमारे क्या उसके ऊपर लगे आरोपों की जांच करती है। फिर बात बीच में आती है कौन से जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें, तो इस जांच समिति के गठन और इसकी रिपोर्ट तक, जब तक वो रिपोर्ट ना दे दे, इस यहाँ तक की प्रक्रिया को कोर्ट में न्यायिक पुनरावलोकन या चुनौती दी जा सकती है। क्या हमारे जब तक कि वो रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हमारे क्या सारी की सारी प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद जब संसद में वोटिंग होती है तो उस न्याय संसदीय प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, उससे पहले दी जा सकती, उसके बाद नहीं। फिर बात करें विशेष बहुमत से पारित होने की, स्पेशल मेजोरिटी की बात करें, यदि जांच समिति अपनी रिपोर्ट में जज को दोषी पाती है, गिल्टी पाती है, तो रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है। तो क्या होता है, रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है। फिर संसद के दोनों सदनों को उसी सत्र मतलब सेशन में, उसी सत्र या उसी सेशन में विशेष बहुमत का मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, इससे उसे पारित करना होगा। इसे हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। इसके पास करने के बाद क्या है, वो हमारे राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति ऐसा आदेश देते हैं। दोनों सदनों से पारित होने के बाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है, तब हमारे राष्ट्रपति उस जज को हटाने का आदेश जारी करता है, और ऐसा करते ही जज अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। बात करें ऐतिहासिक उदाहरण की, तो अब तक भारतीय इतिहास में क्या, अब तक भारतीय इतिहास में किसी भी जज को इस प्रक्रिया मतलब महाभियोग के माध्यम से हटाया नहीं गया है। वी रामास्वामी के केस की बात करें 1991 में, तो इस सुप्रीम कोर्ट के पहले ऐसे जज थे जिनके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था, और 3 सदस्यीय जांच समिति ने उन्हें वित्तीय अनियमितताओं का दोषी भी पाया था। यह 3 सदस्यीय जो जांच समिति थी उन्होंने उन्हें वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाया था, लेकिन जब लोकसभा में वोटिंग की बारी आई तो कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग का ही बहिष्कार कर दिया। क्या हमारे लोकसभा में जब वोटिंग की बारी आती है तो कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया, जिससे प्रस्ताव पास ही नहीं हो पाया। अन्य उदाहरण की बात करें, अन्य उदाहरण हमारे क्या से कलकत्ता का केस है। हमारे बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सौमित्र सेन 2011 और सिक्किम हाई कोर्ट के जज थे हमारे कौन,
पीडी दिनाकरन 2011 में, इनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन प्रस्ताव पारित होने से पहले ही इन दोनों जजों ने अपने पद से इस्तीफा मतलब रेजिग्नेशन दे दिया था। तो ये हमारे कुछ ऐतिहासिक उदाहरण थे। कौन-कौन से उदाहरण थे? एक तो हमारे कौन-सा पीडी दिनाकरन का था 2011 का, सौमित्र सेन का उदाहरण था 2011 का और वी रामास्वामी का केस था 1991 का। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 क्या कहता है? वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों के बारे में बातचीत करता है। वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों के बारे में क्या बातचीत करता है? अनुच्छेद 125। अब बात करें इनकी, तो यह अनुच्छेद हमारे न्यायाधीशों की वित्तीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ये अनुच्छेद क्या करता है? न्यायाधीशों की वित्तीय स्वतंत्रता मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करता है। निर्धारण की बात करें तो जजों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और पेंशन संसद के द्वारा कानून बना के तय किए जाते हैं। जो जजों का वेतन होता है, भत्ते होते हैं, विशेषाधिकार और पेंशन, ये सब क्या हमारे संसद के द्वारा कानून बना के तय किए जाते हैं। सरकार अपनी मर्जी से इसे बदल नहीं सकती है। संचित निधि की बात करें कंसोलिडेटेड फंड की, तो इनका वेतन भारतीय संचित निधि पर भारित मतलब चार्ज होता है, जिस पर हमारे संसद में किसी प्रकार का मतदान नहीं किया जा सकता। वित्तीय आपातकाल को छोड़ दे, क्या वित्तीय आपातकाल को छोड़ के जजों के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। बात करें वर्तमान वेतनमान की, तो मुख्य न्यायाधीश जो भारत का है, उन्हें 2.80 लाख मतलब 2,80,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो 2.5 लाख रुपए हर महीने उन्हें वेतन मिलता है। बात करें इनके पेंशन की, तो सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जो अंतिम आहरित वेतन होता है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, उसका 50% उन्हें पेंशन के रूप में मिलता है। जो आखिरी महीने की सैलरी होती है, उसका 50% उन्हें पेंशन के रूप में मिलता है। अनुच्छेद 126 की बात करें तो हमारे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया जाता है, इसमें एक्टिंग सीजीआई के बारे में बताया जाता है अनुच्छेद 126 के अंदर। तो ये अनुच्छेद क्या करता है? ये अनुच्छेद उस स्थिति के लिए होता है जब देश के सबसे बड़े न्यायिक पद मतलब सीजीआई पर कोई व्यक्ति ना हो। क्या ये उस अनुच्छेद क्या उस स्थिति के बारे में बताता है जब हमें सीजीआई की जरूरत होती है और सीजीआई के पद पे कोई भी व्यक्ति ना हो। बात करें तो हमारे एक्टिंग सीजीआई की बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ही किसी अन्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के ही किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। और ऐसा वो कब कब कर सकता है? तो जब हमारे मुख्य न्यायाधीश का पद अचानक से रिक्त हो जाए, जैसे उसकी मृत्यु हो जाए या फिर वो इस्तीफा दे दे। दूसरी स्थिति होती है हमारी जब मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, या फिर जब मुख्य न्यायाधीश बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो। अनुच्छेद 127 की बात करें तो अनुच्छेद 127 में क्या बताया गया है? हमारे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया, एडॉक जजेस के बारे में बताया गया अनुच्छेद 127 में। इसमें तदर्थ का मतलब क्या होता है? अस्थायी रूप से किसी विशेष कार्य के लिए। तदर्थ का मतलब क्या होता है? अस्थायी रूप से किसी विशेष कार्य के लिए, मतलब फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। ये प्रावधान हमारे फ्रांसीसी न्याय प्रणाली से लिया गया है। जो हमारे एडॉक जजों की नियुक्ति है, इसका प्रावधान हमारे कहाँ से लिया गया है? हमारे जो फ्रांस की न्याय प्रणाली से ये वाला प्रावधान लिया गया है। बात करें केस कौन सी स्थिति है, मतलब हमारे ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों की जाती है? तो जब सुप्रीम कोर्ट का सत्र आयोजित करने, क्या सुप्रीम कोर्ट का सत्र या सेशन आयोजित करने या फिर चालू रखने के लिए स्थायी जजों का कोरम जो गणपूर्ति है पूरा ना हो रहा हो, यानी कि जजों की संख्या कम पड़ रही हो, तब हमारे एडॉक जजों की नियुक्ति की जा सकती है। तो आप इसे याद रखें, जब सुप्रीम कोर्ट का सत्र आयोजित करने या फिर चालू रखने के लिए स्थायी जजों का कोरम या गुणपूर्ति पूरे नहीं हो पा रही हो, तब हमारे जजों की संख्या कम हो, तब इसे पूर्ति करने के लिए हमारे क्या एडॉक जजों की नियुक्ति की जाती है। बात करें एडॉक जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई हमारे एडॉक जजों की नियुक्ति करता है। ये चीज ध्यान रखनी है, अनुच्छेद 126 में नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा था, जबकि यहाँ पे सीजीआई नियुक्ति करता है। आप इसे याद रखेंगे। एक्टिंग सीजीआई की नियुक्ति तो हमारा राष्ट्रपति करता है, जबकि हमारे एडॉक जजों की नियुक्ति कौन करता है? हमारे सीजीआई के द्वारा की जाती है। बात करें एडॉक जजों की नियुक्ति करने की शर्तें कौन कौन सी है। पहली शर्त आती है सीजीआई को इससे पहले नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मतलब प्रायर कंसर्ट लेनी होती है। फिर सीजीआई किसी हाई कोर्ट मतलब हाई उच्च न्यायालय के जज को सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी तौर पर काम करने के लिए बुलाता है। क्या हमारे जो सीजीआई क्या करता है? हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी तौर पर काम करने के लिए बुलाता है और इसके लिए उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करनी पड़ती है। जिस जज को बुलाया जाता है उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब अनुच्छेद 124(3) वाली जितनी भी योग्यता बताई गई है, वो उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, तभी उसे बुलाया जा सकता है। अधिकार की बात करें तो जब वह हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में काम करता है, जब क्या हाई कोर्ट का जज क्या वो
सुप्रीम कोर्ट में काम करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही सभी शक्तियां, विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। जितने दिन भी वो काम करेगा उसे सब चीजें प्राप्त होगी। अब हम बात करें अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है उनकी उपस्थिति की बात करें, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस की। तो ये अनुच्छेद उस स्थिति के लिए है जब सुप्रीम कोर्ट में काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जब सुप्रीम कोर्ट में क्या काम का बोझ मतलब पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा हो जाए तो उस काम को निपटाने के लिए अतिरिक्त जजों की आवश्यकता हो। तो ये स्थिति वो वाली है अनुच्छेद 128 के अंदर। नियुक्ति की बात करें तो भारत का मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजीआई सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को से निवेदन कर सकता है। आप इसे याद रखेंगे। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश सीजीआई क्या कर सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या फिर किसी भी हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, उससे अनुरोध कर सकता है कि वो कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज काम कर सकता है। इसके लिए भी सेम टू सेम शर्तें होनी चाहिए। बात करें शर्तें की बात करें तो सीजीआई को इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी होगी और उस सेवानिवृत्त जज की स्वयं की सहमति भी अनिवार्य है। जो सेवानिवृत्त जज है उसकी खुद की कंसेंट भी जरूरी है। उसे जबरदस्ती काम पे नहीं बुलाया जा सकता। फिर उस जज की अधिकार और शक्ति की बात करें तो जब वह जज का काम कर रहा होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के समान ही शक्तियां और विशेष अधिकार मिलते हैं। जब वो जज की तरह काम कर रहा होता है तब उसे क्या अन्य जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके समान शक्तियां मिलती है और विशेष अधिकार भी मिलेंगे। वेतन और भत्तों की बात करें तो उनका वेतन और भत्ते संसद के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा तय किए जाते हैं। कौन तय करते हैं? राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा तय किए जाते हैं, न कि हमारे संसद के द्वारा। फिर बात पदनाम की गरिमा की बात करें। हालांकि देखें तो सुप्रीम कोर्ट में काम करता है जो हमारा जज है, वो हमारे क्या सुप्रीम कोर्ट में काम करता है, लेकिन उसे आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाता। आप इसे याद रखेंगे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में काम करता है लेकिन उसे आधिकारिक तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाता। और इनका अधिकतम 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना? अधिकतम 2 वर्ष का कार्यकाल होता है जो व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति के आदेश और तय अवधि पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 129 के बारे में जो बताता है सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय और न्यायालय की अवमानना के बारे में बताता है, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें। तो ये अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को क्या ये अनुच्छेद क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय को दो बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अधिकार देता है। तो ये अनुच्छेद क्या करता है? हमारे सर्वोच्च न्यायालय को दो महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अधिकार देता है। एक तो हमारा अधिकार है अभिलेख न्यायालय का, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का अधिकार देता है। अब बात करें ये अधिकार क्या है? इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सभी निर्णय, कार्रवाई और आदेश, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सभी निर्णय, कार्रवाई और आदेश क्या हमेशा के लिए रिकॉर्ड मतलब साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे, सुरक्षित रखे जाएंगे। और भारत की कोई भी निचली अदालत, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इन फैसलों को नजीर मतलब प्रिसिड्स या उदाहरण के रूप में मानकर अपने फैसले सुना सकती है। निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल नहीं उठाएगी और उनकी आलोचना भी नहीं कर सकते। इसे हम क्या कहते हैं? हमारे अभिलेख न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। फिर न्यायालय की अवमानना की बात, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें तो इस पर दंड देने की शक्ति दी गई सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था अदालत का अपमान करती है तो वह उसे स्वयं दंडित कर सकती है और इसके लिए 6 महीने की जेल या फिर हमारे 2000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों की सजा भी दी जा सकती है। बात करें संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई। ध्यान रहे कि संविधान में किसी भी अनुच्छेद में यह परिभाषित नहीं किया गया है कि न्यायालय की अवमानना किसे माना जाएगा। और इसके लिए एक अधिनियम आया था, कौन सा? न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971। कौन सा? न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की बात करें तो चूंकि संविधान में अवमानना की परिभाषा नहीं दी गई इसलिए संसद ने यह कानून बनाया और इसके अनुसार अवमानना दो प्रकार की होती है। अवमानना क्या होती है? दो प्रकार की होती है। पहली अवमानना होती है कौन सी? हमारी नागरिक अवमानना। पहली अवमानना कौन सी होती है? हमारी नागरिक अवमानना, जिसे सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं। तो अदालत के किसी निर्णय, आदेश, डिक्री या रिट को जानबूझ के न मानना। क्या? हमारे सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश को, निर्णय को या फिर डिक्री को या रिट को जानबूझ के मतलब न मानना हमारी नागरिक अवमानना कहलाती है। जैसे कोर्ट ने आपको कहीं जाने से रोका है फिर भी आप वहां पे चले जाते हैं तो इसका मतलब है नागरिक अवमानना। आपराधिक अवमानना की बात करें तो ये सबसे ज्यादा गंभीर होता है और कोई ऐसा काम करना या कुछ ऐसा बोलना, लिखना, या कोई भी ऐसा काम करना, बोलना या लिखना जिससे हमारे क्या अदालत का अपमान होता है, अदालत की गरिमा कम होती है। अदालत का अपमान होता है या फिर अदालत की गरिमा कम होती है, न्यायिक कार्रवाई में बाधा या फिर इंटरफेयर पहुंचती है। तो इसे हम आपराधिक अवमानना कहते हैं। या फिर न्यायालय के प्रशासन में किसी भी तरह की रुकावट पैदा हो तो इसे हम क्या कहेंगे? आपराधिक अवमानना कहेंगे। तो अवमानना हमने दो प्रकार की देखी। एक तुम्हारी कौन सी अवमानना? एक तुम्हारी नागरिक अवमानना थी और एक थी हमारी कौन सी? आपराधिक अवमानना। अब आती है हमारे कौन से? अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें।
आगे हम देखते हैं अगला हम ये अनुच्छेद 130 के बारे में देख रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान मतलब सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो संविधान में स्पष्ट रूप से दिल्ली को स्पष्ट रूप से दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थायी स्थान घोषित किया गया है। स्थान परिवर्तन का अधिकार की बात करें, यदि जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, जैसे हमारे दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर में कोई खंडपीठ या बेंच बनानी हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर सर्वोच्च न्यायालय को भारत में किसी भी स्थान पे या फिर किन्हीं अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्णय ले सकता है। लेकिन ये निर्णय कौन लेगा? ये हमारे भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई लेगा। लेकिन वो कैसे लेगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेके, पहले परमिशन लेगी राष्ट्रपति से। बात करिए हमारे सीजेआई का विवेकाधिकार है क्या, न कि कोई संवैधानिक बाध्यता। ये हमारे क्या सीजेआई का विवेकाधिकार है, न कि कोई संवैधानिक बाध्यता। अब तक सुप्रीम कोर्ट के कोई अन्य पीठ दिल्ली से बाहर स्थापित नहीं की गई। हालांकि हमारे हैदराबाद, श्रीनगर में सुनवाई के कुछ पुराने ऐतिहासिक संदर्भ देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसी कोई पीठ अभी तक नहीं बनी है। अब हम देखें सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के बारे में। इसके बारे में अधिकारिता के बारे में बात करेंगे। पहले ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, अनुच्छेद 131। अधिकारिता का मतलब क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? कोर्ट की सुनवाई करने की शक्ति। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? कोर्ट की सुनवाई करने की शक्ति। और आरंभिक अधिकारिता का मतलब होता है कि वे मामले जो सीधे और सबसे पहले फर्स्ट इंस्टेंस केवल सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं आरंभिक या मूल अधिकारिता। तो निचली अदालतें इन मामलों की सुनवाई नहीं करती है। तो अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट भारत के संघीय ढांचे के विवादों को या सुप्रीम कोर्ट क्या भारत के संघीय ढांचे के विवादों को सुलझाता है। और इसमें कौन कौन से विवाद होते हैं? संघीय ढांचे के कौन कौन से विवाद है? पहला विवाद आता है हमारे कौन सा? भारत सरकार मतलब केंद्र और एक या एक से अधिक राज्य के बीच का विवाद। केंद्र और एक या एक से अधिक राज्य के बीच का विवाद आता पहला। फिर आता हमारा एक तरफ तो भारत सरकार है, दूसरी तरफ कुछ राज्य हो, या फिर दूसरी तरफ कुछ अन्य राज्य हो। तो आप इसे याद रखेंगे, केंद्र सरकार और दूसरी तरफ हमारे राज्य। एक तरफ हमारे केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ हमारे क्या है? राज्य सरकार है, या फिर बहुत सारी राज्य सरकार है। ठीक है? फिर या फिर एक तरफ हमारा राज्य सरकार है, दूसरी तरफ राज्य सरकार है, या फिर बहुत सारी राज्य सरकार है। तो इस प्रकार के जो मामले होंगे, इसमें प्रारंभिक जो हमारी आधिकारिता है, या प्रारंभिक जो हमने आधिकारिता देखी थी, ये हमारी कौन सी होगी? सुप्रीम कोर्ट ही होगी। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में यदि विवाद है, तो उसमें भी हमारी प्रारंभिक अधिकारिता किसके पास होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। मतलब सीधा विवाद कहाँ आएगा? सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। तो एक तरफ केंद्र और एक तरफ राज्य, या फिर बहुत सारे राज्य, एक तरफ भारत सरकार या कुछ राज्य हो, या फिर एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ भी राज्य हो। तो इस तरह के जो विवाद होंगे तो वो हमारे क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। अनुच्छेद 131 के क्या अपवाद हैं? तो कुछ ऐसे संघीय विवाद हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 131 के तहत नहीं की जा सकती। बात करें ऐसे कौन कौन से विवाद है जिनके तहत हमारे आरंभिक अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। तो ये अपवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी बात करें कौन कौन से अपवाद है। पहला, संविधान पूर्व की संधियां। तो संविधान पूर्व की संधि की बात करें तो 1950 से पहले मतलब देशी रियासतें और अंग्रेजों के बीच जो समझौते या संधि से जुड़ा कोई विवाद है, तो हमारे क्या सीधा नहीं आएगा, क्या सीधा हमारे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा। हालांकि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति इन पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। यदि किसी समझौते में पहले से लिख दिया गया, कोई समझौता हुआ, समझौते में पहले से लिख दिया गया कि इसका विवाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, वो हमारे क्षेत्रीय अदालत में आ सकता है, हाई कोर्ट में आ सकता है, और साफ साफ लिख दिया सीधा हमारे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, तो भी नहीं जाएगा। अंतरराज्यीय जल विवाद है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, आर्टिकल 262 के तहत। तो राज्यों के बीच नदी के पानी के बंटवारे का जो विवाद होता है, क्या राज्यों के बीच नदी के पानी के बंटवारे का विवाद है, जैसे हमारे कावेरी जल विवाद है, इसके लिए हमारे संसद विशेष ट्रिब्यूनल बनाती है। संसद क्या करती है? विशेष ट्रिब्यूनल बनाती है, किसके लिए? अंतरराज्यीय जल विवाद के लिए, आर्टिकल 262 के तहत। फिर वित्त आयोग की बात करें, फाइनेंस कमीशन की, तो केंद्र राज्य के बीच पैसे के बंटवारे को लेके, केंद्र राज्य के बीच पैसे के बंटवारे को लेके वित्त आयोग को सौंपे गए जो मामले होते हैं, वो मामले भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते। फिर केंद्र राज्य के बीच व्यापारिक और वाणिज्यिक प्रकृति के जो मामले होते हैं, क्या केंद्र राज्य के बीच व्यापारिक या फिर वाणिज्यिक प्रकृति के जो मामले होते हैं, वो मामले भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं। केंद्र द्वारा राज्यों के नुकसान की भरपाई, या केंद्र के द्वारा राज्यों के नुकसान की भरपाई या फिर पेंशन के भुगतान से संबंधित जो विवाद होते हैं, वो भी हमारे क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, आरंभिक अधिकारिता में नहीं जाते। अपीलीय अधिकारिता में तो जा सकते हैं, लेकिन आरंभिक अधिकारिता में नहीं जाते हैं। विशेष अधिकारिता की बात करें, जिसे अतिरिक्त बिंदु कहेंगे, तो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होंगे, क्या
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होंगे उनकी सुनवाई भी केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। और ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 71 में दिया गया है कि हमारे राष्ट्रपति या फिर हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, उनसे संबंधित जो भी विवाद होंगे उनकी सुनवाई केवल और केवल क्या सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है। और ये प्रावधान क्या हमारे अनुच्छेद 71 में दिया गया है। तो ये तो हमने आरंभिक अधिकारिता के बारे में देख लिया। अब दूसरा आता हमारा कौन सा, अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता का मतलब है सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारा अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए इसे अपीलीय जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा और अंतिम अपीलीय न्यायालय है, जहां हमारे उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 132 के तहत देखें तो संवैधानिक मामले, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र जारी कर दे, सर्टिफिकेट दे दे कि मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई विधि का सारवान प्रश्न शामिल है। कोई भी मामला है, उस मामले में क्या संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ कोई विधि का सारवान प्रश्न, मतलब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो अपील की जा सकती है। लेकिन ऐसा सर्टिफिकेट हाई कोर्ट दे तभी की जा सकती है अनुच्छेद 132 के मामले में। और ऐसा मामला कौन सा होना चाहिए, संवैधानिक मामला। फिर दीवानी मामलों की बात करें अनुच्छेद 133 के तहत। दीवानी मामलों की बात करें संपत्ति या फिर नागरिक अधिकारों के मामले में, ये संपत्ति या फिर नागरिक अधिकारों का मामले अपील तब होती है जब हमारे उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि मामला लोक महत्व का है, या हमारे जब हाई कोर्ट ऐसा प्रमाण पत्र दे दे, सर्टिफाई कर दे कि मामला कैसा लोक महत्व का है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका निर्णय लेना आवश्यक है, तभी ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। आपराधिक मामले की बात करें अनुच्छेद 134 के तहत, तो उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के साथ ये अपील हो सकती है यदि हाई कोर्ट ऐसा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दे दे। आपराधिक मामले में बिना प्रमाण पत्र के अपील केवल तभी संभव है, बिना प्रमाण पत्र के अपील केवल तभी संभव है जब उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के बरी के आदेश को पलट दिया हो, कि उच्च न्यायालय ने क्या किया, अधीनस्थ न्यायालय के बरी करने के आदेश को पलट दिया हो और आरोपी को 10 साल या फिर मृत्युदंड की सजा दी हो, तभी हमारे क्या ये अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो यह स्थिति आप समझ गए होंगे, जैसे हमारे जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय में किसी अपराधी को बरी कर दिया, और बरी कर दिया और उसकी अपील होती है हमारे कहाँ पे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने उसके बरी होने की जो सजा है, वो जो माफ किया है, उसको पलट के उसको 10 साल से या फिर 10 साल से ज्यादा की सजा दे देता है, या फिर मृत्युदंड की सजा दे देता है। तो एक तरह से बिल्कुल पलट दिया गया फैसला, और ऐसे पलटे हुए फैसलों की सुनवाई हमारे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील के माध्यम से की जा सकती है। अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की विशेष न्यायिक शक्तियों के बारे में बातचीत करें, तो संविधान सर्वोच्च न्यायालय को कुछ असाधारण शक्तियां भी देता है, जो इसे क्या अन्य सभी अदालतों से ऊपर रखती है। जैसे अनुच्छेद 135 की शक्ति, कौन सी, अनुच्छेद 135 की शक्ति की बात करें, संघीय न्यायालय की शक्तियां, तो इसके तहत सर्व आजादी से पूर्व क्या, इसके तहत आजादी से पूर्व काम करने वाले जो फेडरल कोर्ट है, उसकी सभी शक्तियां और लंबित मामले अपने आप ही सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित हो जाएंगे। अनुच्छेद 135 में क्या दिया गया है, इसके तहत बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में से स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले जो भी हमारे फेडरल कोर्ट के अंदर शक्तियां थी, वो सारी की सारी शक्तियां और उसके अंदर जो पेंडिंग मामले थे, वो सारे के सारे पेंडिंग मामले हमारे सर्वोच्च न्यायालय में अपने आप ही आ जाएंगे। फिर एसपीएल की बात करें, स्पेशल लिटिगेशन की बात करें, तो विशेष अनुमति याचिका की बात करें, तो अनुच्छेद 136 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। तो न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति होती है। एसपीएल मतलब विशेष अनुमति याचिका हमारी क्या होती है, एक विवेकाधीन शक्ति होती है, मतलब डिस्क्रिशनरी पावर होती है। इसके तहत वो भारतीय किसी भी न्यायालय या फिर न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के किसी भी आदेश के खिलाफ सीधे अपील सुनने की अनुमति दे सकता है, कि हमारे किसी भी न्यायालय या फिर न्यायाधिकरण के किसी भी आदेश के खिलाफ सीधे हमारे क्या अपील सुनने की विशेष अनुमति दे सकता है, किसके तहत, एसएलपी के तहत, या एसएलपी के तहत हमारे ये ऐसा किया जा सकता है। एसएलपी के अपवाद की बात करें, यदि सशस्त्र बलों के सैन्य अधिकरण, तो कोर्ट मार्शल का निर्णय है कि हमारा सैन्य अधिकरण है, सैन्य अधिकरण ने क्या, किसी भी जो सैनिक है उसको कोर्ट मार्शल का निर्णय दे दिया है, तो उसके खिलाफ एसएलपी दायर नहीं की जा सकती। आप इसे याद रखेंगे, एसएलपी किसके खिलाफ दायर नहीं की जा सकती, जब हमारा फैसला किसने दिया है, कोर्ट मार्शल का फैसला हमारा किसने, सैन्य न्यायालय ने दिया है, तब नहीं किया जा सकता। ये तो दो हमने दो अधिकारिता देख ली, एक तो हमारे प्रारंभिक अधिकारिता और दूसरी हमारे अपीलीय अधिकारिता देख ली। तीसरा देखेंगे हम कौन सा, रिट अधिकारिता। रिट अधिकारिता की बात करें तो अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों, क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके तहत हमारे जो रिट जारी की जाती है, मूल अधिकारों के संरक्षण की बात करें कि यदि राज्य के द्वारा किसी नागरिक के मूल अधिकार को हनन होता है, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, प्रेषण और अधिकार परीक्षा जैसी जो हमारे शक्तिशाली रिट है, ये जारी कर सकता है। फिर बात करें चौथी अधिकारिता आती है हमारी कौन सी? परामर्शदात्री अधिकारिता, जिसे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो अनुच्छेद 143 क्या करता है? राष्ट्रपति, कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति और न्यायपालिका के बीच विधिक संवाद को स्थापित करता है। कौन सा? अनुच्छेद 143, जिसे इलू कानून भी या इलू अनुच्छेद भी कहते हैं। बात करें हमारे परामर्श मांगने की, परामर्श मांगने की बात की तो यदि कोई लोक महत्व का कोई कानूनी प्रश्न उत्पन्न हो जाए, क्या यदि लोक महत्व का कोई कानूनी प्रश्न उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति के हमारे का सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह मांग सकता है। सलाह देने की बाध्यता की बात करें तो सामान्य लोक महत्व के मामलों में न्यायालय सलाह देने के लिए स्वतंत्र है। क्या सामान्य महत्व के यदि कोई मामला है, लोक महत्व का मामला है, तो उस मामले में न्यायालय क्या सलाह देने के लिए स्वतंत्र है। उसकी मर्जी हो तो दे दे, नहीं मर्जी है तो कोई बात नहीं। लेकिन संविधान पूर्व की कुछ संधियां हैं या फिर समझौते हैं, उनके विवाद हो जाए, कि संविधान पूर्व की कोई संधि या समझौता है, उस मामले का कोई विवाद हो, तो न्यायालय को सलाह देना अनिवार्य है। न्यायालय क्या है? इस सलाह देने के लिए बाध्यकारी है। फिर सलाह मानने की बाध्यता की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय जो भी कानूनी सलाह देता है, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए किसी तरह से कोई बाध्य नहीं है। क्या? चाहे कैसी भी बात हो, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए किसी तरह से बाध्य नहीं है। ये सलाह केवल क्या है? एक तरह का परामर्श ही मानी जाएगी। ये जो सलाह है वो हमारे क्या? एक तरह का परामर्श माना जाएगा। अब हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय की वो शक्ति है जिसके द्वारा वो क्या करता है? विधायिका मतलब संसद या फिर विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका मतलब सरकार के द्वारा जारी किए गए जो आदेश है उनकी जांच करता है। अब जुडिशियल रिव्यू की क्या जरूरत है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, यदि कोई कानून या आदेश क्या करता है? संविधान के मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय क्या करता है? उसे असंवैधानिक मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल और शून्य मतलब वॉइड घोषित कर देता है। आप इसे याद रखेंगे कि न्यायिक अवलोकन, पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू क्यों किया जाता है? कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के मूल ढांचे या फिर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो फिर क्या होता है? तो फिर हमारे न्यायालय उसे असंवैधानिक मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल और शून्य मतलब वर्ड घोषित कर देता है। संविधान में इसके उल्लेख की बात करें तो दिलचस्प बात यह है कि पूरे भारतीय संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का शब्द का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी नहीं किया गया है। फिर भी बहुत सारे ऐसे जो अनुच्छेद हमारे संविधान के अंदर जो इसके जो शब्द जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में साफ साफ बताते हैं। स्रोत अनुच्छेद की बात करें तो यद्यपि ये शब्द नहीं है लेकिन इसकी शक्ति बहुत सारे अनुच्छेदों के अंदर शामिल है। जैसे अनुच्छेद 13(2) की बात करें तो राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो। तो ये हमारे किस में बताया गया है? अनुच्छेद 13(2) में बताया गया है। अनुच्छेद 32 और 226 की बात करें तो मौलिक अधिकारों का हनन पर या मौलिक अधिकारों का हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे 32 के तहत और हाई कोर्ट में हमारे 226 के तहत जाने का अधिकार है। फिर अन्य अनुच्छेदों की बात करते हैं अनुच्छेद 131 से 136 तक जो अधिकारिता के बारे में देखा था हमने। 143 में हमारे राष्ट्रपति की सलाह, 246 में केंद्र राज्य विधायी शक्तियां। तो ये कुछ अनुच्छेद है जिसके माध्यम से हम जो न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में देख सकते हैं। इन अनुच्छेदों को में बताया गया है। तो अब आगे बात करेंगे हमारे किसके बारे में? अनुच्छेद 137 के बारे में, मतलब निर्णयों की समीक्षा की बात करें, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स की बात करें। तो सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं है। क्या? सुप्रीम कोर्ट कोई भी भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है, उससे भी गलती हो सकती है। इसलिए अनुच्छेद 137 के तहत न्यायालय को अपने पुराने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा मतलब रिव्यू और उन्हें बदलने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। एक बार जो निर्णय दे दिया इसका मतलब वो पत्थर की लकीर नहीं है। जो निर्णय दे दिया यदि उसके अंदर कोई गलती है तो उसे बदला भी जा सकता है। जैसे कि हमारे गोलकनाथ केस 1967 के फैसले को हमारे केशवानंद भारती केस में पलट दिया गया था। 1973 में इसको पलट दिया गया था। फिर अनुच्छेद 138 और 139 की बात करें जिसमें हमारे अधिकारिता में वृद्धि की बात की गई थी। तो संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को जो शक्तियां दी है उसे कम नहीं किया जा सकता। कि संविधान ने जो सुप्रीम कोर्ट को जो शक्तियां दी है उसे कम नहीं किया जा सकता। केवल संसद कानून बना के उन्हें बढ़ा जरूर सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती। अनुच्छेद 138 क्या कहता है? अनुच्छेद 138 कहता है कि संसद कानून बना के संघ सूची के विषयों पर, क्या संसद क्या कानून बना के संघ सूची के विषयों पर मतलब यूनियन लिस्ट के विषयों पर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार मतलब क्षेत्र को बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 138 में कम नहीं कर सकती। अनुच्छेद 139 क्या कहता है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकती है। क्या? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकती है।
लेकिन अनुच्छेद 139 के तहत संसद कानून बना के सुप्रीम कोर्ट को अन्य उद्देश्य मतलब मौलिक अधिकारों के अलावा के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, लेकिन संसद ने ऐसी शक्ति हमारे सुप्रीम कोर्ट को अभी तक नहीं दी है। अनुच्छेद 139 ए की बात करें, जो मामलों के हस्तांतरण की बात करता है, केस ट्रांसफर ऑफ केसेस की बात करता है, तो ये अनुच्छेद न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने और एक समान फैसले सुनिश्चित करने के लिए, ये अनुच्छेद हमारे न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने और एक समान फैसले सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। कौन सा अनुच्छेद 139 ए। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि यदि एक ही प्रकार के विधिक प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कि हमारे एक ही प्रकार के विधिक प्रश्न है, विधिक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में या फिर कई हाई कोर्ट में एक साथ चल रहे हैं, क्या है? सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं या फिर किसी हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं या फिर बहुत सारे हाई कोर्टों में एक साथ चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उन सभी मामलों को अपने पास मंगवा लेगा और कहेगा कि तुम सब इसके बारे में फैसला मत करो, अकेला मैं ही इसके बारे में फैसला करूंगा। तो ये हमारे क्या मामलों का हस्तांतरण या ट्रांसफर ऑफ केसेस का मामला है अनुच्छेद 139 ए में। तो यह न्याय के हित में किसी भी केस को भारत के एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर भी कर सकता है। ये कह सकता है कि ये मामला इस हाई कोर्ट में नहीं, उस हाई कोर्ट में, दूसरे हाई कोर्ट में चलेगा। तो ये न्याय के हित में ऐसा भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 140 और 141 की बात करें। अनुच्छेद 140 141 क्या कहता है? अनुच्छेद 140 कहता है हमारा आनुषंगिक शक्तियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 140 क्या बताता है? आनुषंगिक शक्तियों के बारे में बताता है। संसद कानून बना के सुप्रीम कोर्ट को कोई भी ऐसी अतिरिक्त या फिर सहायक शक्ति दे सकती है। संसद क्या कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट को कोई भी ऐसी अतिरिक्त या फिर सहायक शक्ति दे सकती है जो उसे अपना कार्य अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद कर सके, जो क्या उसे अपना कार्य अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद कर सके, ऐसी शक्तियां दे सकती हैं। कौन दे सकती है? संसद कानून बना के। अनुच्छेद 141 की बात करें जिसे बाध्यकारी निर्णय कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कोई भी कानून या फैसला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कोई भी कानून या फैसला भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित सभी अदालत मतलब हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो उन पर बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा। और इसे नजीर का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रेसिडेंस का सिद्धांत भी कहते हैं कि यदि कोई भी फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कर दिया जाता है तो अपने आप ही सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा जो हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में होंगे। फिर आता है अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 क्या कहता है? पूर्ण न्याय के सिद्धांत के बारे में बताता है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट जस्टिस की असाधारण शक्ति है। तो ये भारतीय संविधान का सबसे शक्तिशाली और विशिष्ट अनुच्छेद है जो अक्सर हमारे न्यायिक सक्रियता का कारण बनता है, जुडिशियल एक्टिविज्म का कारण बनता है। बात करें ये है क्या, पूर्ण न्याय का सिद्धांत क्या है? यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा कोई मामला आता है जहां मौजूद कानून के तहत या जहां मौजूदा कानून के तहत न्याय नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई कानून है ही नहीं, तो अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देता है। तो अनुच्छेद 142 का सुप्रीम कोर्ट को वह आदेश देता है, तो आदेश या फिर डिक्री पारित करने की शक्ति देता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, जो उस मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, जो उस मामले में पूर्ण न्याय या फिर कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जो हमारे आवश्यक हो, तो ऐसा आदेश दे सकता है। इसे हम कहते हैं पूर्ण न्याय का सिद्धांत 142 के तहत। ऐसे न्याय केस आए हैं या नहीं? ऐसे बहुत सारे केस आए हैं, जैसे हमारा यूनियन कार्बाइड केस आया था 1989 का। तो भोपाल गैस त्रासदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 142 शक्तियां संसदीय कानून के ऊपर है, या संसदीय कानून से भी ऊपर है यदि पूर्ण न्याय करना हो तो। यदि पूर्ण न्याय करना हो तो जो हमारे 142 की जो शक्तियां हैं संसदीय कानूनों से भी ऊपर होगी, मतलब इनको मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन केस 1998 की बात करें तो हालांकि 1998 में कोर्ट ने खुद को सुधारा और स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग संसदीय कानूनों को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता, सुपरसीड करने के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी कमी को पूरा करने के लिए तो किया जा सकता, सप्लीमेंट के रूप में किया जा सकता, न कि उनको सुपरसीड करने के लिए नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 142 के तहत कौन-कौन से हमारे उदाहरण हैं। जैसे ताजमहल की बात करें, तो प्रदूषण से बचाने के लिए आसपास के कारखानों को बंद करना। कोल ब्लॉक आवंटन की बात करें तो भ्रष्टाचार के कारण सभी 214 कोयला खदानों का आवंटन एक साथ रद्द कर देना। या फिर राजमार्गों पर शराबबंदी की बात करें तो हादसों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाना। तो ये हमारे अनुच्छेद 142 के कुछ ऐतिहासिक उदाहरण है। जैसे हमारे एक और उदाहरण है राम जन्मभूमि से संबंधित। तो अयोध्या फैसले में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए क्या अयोध्या फैसले में मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देना और मंदिर निर्माण के लिए 3 माह में ट्रस्ट बनाने का जो आदेश है इसे अनुच्छेद के तहत दिया गया है। और एजी पेरारी वलन की बात करें तो राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को क्या राजीव गांधी जो हत्याकांड था उनके दोषी को 30 साल जेल में रखने के बाद रिहा करना।
उन पे केस चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, लेकिन उनको सज़ा नहीं सुनाई गई। तो 30 साल तक जेल में रखने के बाद उनको रिहा करने का जो आदेश था, कि कौन बने? एजी पेरारीवलन, उनको रिहा करने का आदेश भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। किसके तहत? अनुच्छेद 142 के तहत। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 143, 44 और 45 की बात करें। तो अनुच्छेद 143 क्या कहता है? ये परामर्श की शक्ति देता है। जैसे कि हमने पहले भी देख लिया था। राष्ट्रपति किसी लोक महत्व या फिर कानून के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद 144 क्या कहता है? सहायता के बारे में कहता है। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक, क्या सिविल मतलब प्रशासनिक और पुलिस और न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के तहत सहायता के रूप में काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सहायता के रूप में काम करेंगे कौन? तो भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी सिविल मतलब पुलिस और प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की सहायता के रूप में काम करेंगे, यानी उसके आदेशों का पालन करवाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देंगे उनके आदेशों की अनुपालना करवाएंगे। अनुच्छेद 145 क्या कहता है? नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 145 क्या नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताता है। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब राष्ट्रपति की मंजूरी से, अपने आप नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या राष्ट्रपति की मंजूरी से अपने न्यायालय की कार्यप्रणाली, वकीलों की फीस और मुकदमों की सुनवाई के नियम खुद बनाएगा। संवैधानिक पीठ की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, तो संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी भी बड़े मामले में, क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी भी बड़े मामले में या फिर अनुच्छेद 143 तो राष्ट्रपति की सलाह की सुनवाई के लिए, राष्ट्रपति की सलाह की सुनवाई के लिए कम से कम 5 जजों की बेंच बैठना जरूरी है। क्या कम से कम कितने? 5 जजों की बैठना जरूरी है। ये हमारे अनुच्छेद 145 में दिया गया है। फिर असहमति के अधिकार की बात करें डिसेंट की, यदि 5 जजों की बेंच में फैसला 3-2 से आता है, तो जो 2 जज फैसले असहमत हैं, मतलब फैसले से असहमत है 2 जो जज, उन्हें अपनी असहमति का फैसला सुनाने का पूरा अधिकार है कि उन्होंने ये फैसला विपक्ष में क्यों दिया, असहमत होकर क्यों दिया, तो अपना फैसला उनको सुनाने का अधिकार है, उनको बताने की जरूरी है। तो सबरीमाला केस में भी यही हुआ था कि जो हमारे 5 जजों की बेंच बैठी थी उसमें 4-1 से फैसला आया था सबरीमाला की मंदिर के पक्ष में, मतलब उनके पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में आया था, जबकि एक जो महिला जज थी उसके विपक्ष में फैसला देती है, लेकिन वो भी हमारे इसका कारण बताती है कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों दिया। अनुच्छेद 146 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक की बात करें, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय की प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, और ये हमारी सरकार मतलब कार्यपालिका के हस्तक्षेप को भी रोकता है। कौन सा अनुच्छेद? 146। फिर अधिकारी को नियुक्ति की शक्ति की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, क्लर्क या फिर अन्य किसी स्टाफ या अधिकारी की नियुक्ति सरकार नहीं करती, बल्कि कौन करता है? ये नियुक्ति हमारे भारत का मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेएस स्वयं करता है, या फिर यह शक्ति हमारे सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य न्यायाधीश या फिर अधिकारी को सौंप सकता है, डेलीगेट कर सकता है, नहीं तो वो खुद ही करेगा। सर्विस कंडीशन या सेवा शर्तों की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी को वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन, इनसे संबंधित जो भी नियम होंगे मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही बनाए जाते हैं। हालांकि देखें, यदि इन नियमों का संबंध वित्त से है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन की जरूरत है। जो भी नियम हमारे, इन नियमों का संबंध किससे? वित्त से है, तो राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना जरूरी है। फिर संचित निधि पे भारत की बात करें, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज की बात करें, तो सर्वोच्च न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चे जिसमें और जज, कर्मचारी को वेतन, भत्ते और पेंशन ये सब चीजें शामिल है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, चार्ज होंगे। इसका मतलब ये है कि संसद इन खर्चों पर चर्चा तो कर सकती है, लेकिन इन पर वोटिंग या मतदान नहीं कर सकती। यह न्यायालय को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखता है। अनुच्छेद 147 कहता है निर्वाचन के बारे में, इसके बारे में बताता है, इन निर्वाचन के बारे में बताता है। निर्वाचन का मतलब होता है व्याख्या करना, टू इंटरप्रेट। क्या निर्वचन का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना। अनुच्छेद उद्देश्य क्या है? इस अनुच्छेद का उद्देश्य क्या है? तो इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कभी भी संविधान के किसी प्रावधान को लेके, क्या संविधान के किसी भी प्रावधान के अर्थ को लेकर विवाद हो जाता है, जिसे हम विधि का सारवान प्रश्न कह सकते हैं, मतलब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं, तो इसकी अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होगा? इसका अंतिम व्याख्या करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। इसके अलावा देखें तो यदि भारत सरकार अधिनियम 1935 या 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम की व्याख्या की जरूरत पड़ती है, तो वह अधिकार भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास ही सुरक्षित है। किसके पास सुरक्षित है? सर्वोच्च न्यायालय के पास ही सुरक्षित है। अब हम देखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बात करें तथ्यों की, तो 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन हमारे? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन हमारे? न्यायमूर्ति बी आर गवई। तो के जी बालाकृष्णन के बाद जस्टिस गवई भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बने। आप इसे याद रखें, के जी बालाकृष्णन भारत के पहले दलित न्यायाधीश बने थे, और उसके बाद हमारे कौन?
न्यायमूर्ति बी आर गवई दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। 53वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत हमारे तीसरे वो 53वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। कार्यकाल की बात करें तो वो हमारे 24 मई 2019 को, या 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, और वरिष्ठता के नियम के अनुसार देखें तो उन्होंने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें सीजेआई के रूप में शपथ ली थी, और 9 फरवरी 2027 तक वो इस पद पे बने रहेंगे, मतलब अपने 65वें जन्मदिन तक अपने इस पद पे बने रहेंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय के कुछ ऐतिहासिक और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? न्यायमूर्ति एच जे कानिया, जो 26 जनवरी 1950 को बने थे। सबसे लंबे कार्यकाल की बात करें, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई की बात करें तो न्यायमूर्ति हमारे वाई वी चंद्रचूड़ सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे थे। इनके बेटे भी हमारे मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वे लगभग 7 साल और 4 महीने 1978 से 1985 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। वर्तमान जो 50वें हमारे सीजेआई थे, वाई चंद्रचूड़ इन्हीं के बेटे हैं। सबसे छोटे कार्यकाल की बात करें तो न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह के एन सिंह हमारे सबसे छोटा कार्यकाल रहा था। 1991 में केवल 17 दिन या 18 दिनों के लिए मुख्य न्यायाधीश रहे थे। कौन? हमारे के एन सिंह। पहले दलित न्यायाधीश की बात करें तो हमारे न्यायमूर्ति के जी बालाकृष्णन, जो 2007 से 2010 तक हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे थे। स्वतंत्र भारत के में जन्मे पहले सीजेआई की बात करें तो न्यायमूर्ति एच एस कपाड़िया, जो हमारे क्या था, जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ था। इनका जन्म हमारे 29 सितंबर 1947 को हुआ था, और भारत के 38वें सीजेआई बने थे। अब महिलाओं की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की बात करें तो वुमन जजेस की बात करें तो पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो न्यायमूर्ति फातिमा बीवी हमारी पहली महिला न्यायाधीश थी, और वो हमारे 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनती है। 1950 से 1989 तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला जज नहीं बनी थी। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो भारत के इतिहास में आज तक, मतलब 2024-25 तक देखें तो हमारे 26 तक भी देख लेंगे तो भारतीय वो कोई भी महिला भारत की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। हालांकि देखें तो सब कुछ ठीक रहा, मतलब वरिष्ठता का नियम लागू रहा, तो 2027 में जो हमारे जस्टिस बी वी नागरत्ना भारत की पहली महिला सीजेआई बन सकती है, लेकिन उनका कार्यकाल केवल 36 दिनों का ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप इसे याद रखेंगे। फिर कुल महिला जजों की संख्या की बात करें तो फातिमा बीवी से लेकर अब तक केवल 11 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट की जज बन पाई है। कितने? 11 महिलाएं केवल क्या सुप्रीम कोर्ट की जज बन पाई है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत 3 महिला जज है, जो समय समय पर चेंज भी होती रहती है। तो वर्तमान में केवल 3 महिला जज ही काम कर रही है, और वो कौन कौन सी है? हमारे जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना, और जस्टिस पेलाम त्रिवेदी। तो हमारे क्या 3 महिला जज वर्तमान में कार्य कर रही है, जिनमें हमारे बीवी नागरत्ना का लगता है कि 2027 में क्या भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन पाएगी। तो इस तरह से आज एक लेक्चर के जरिए हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।